सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन अभी किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा इसका दबंग दिल्ली ने। तो प्रो कबड्डी लीग 2025 इस बार ये इसका 12वां सीजन था जिसको जीत लिया दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली का ये दूसरा टाइटल है। यहाँ पे इसने हराया किसको? पुनेरी पल्टन को। ठीक है। और बात करें अभी तक जो 12 सीजन हुए हैं सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? पटना पायरेट्स अभी तक 3 बार ये जीत चुकी है। पहला एडिशन इसका 2014 में हुआ था, उसको जीता था जयपुर पिंक पैंथर ने। बाकी कबड्डी से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हुआ, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसका दूसरा एडिशन था और ये पहली बार था जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर हुआ था। और इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा था और उप विजेता इंग्लैंड था। और अभी वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 भी हुआ था बिहार में। बाकी अभी जो 50वां जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था उसमें मेंस कैटेगरी में हरियाणा विजेता रहा था, उत्तराखंड को रहा था। और 71वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप जो उड़ीसा में हुआ था उसको सर्विसेज ने जीता था, रेलवे को हरा के। और जो महिलाओं का कबड्डी चैंपियनशिप, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था, वो तेहरान में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, ईरान को हराया था। एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो फील्ड में 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी ये बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स भी है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी जिसकी स्थापना होती है 2004 में, हेडक्वार्टर जयपुर है, प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी। एक कबड्डी डे भी याद रखना 24 मार्च को होता है। ठीक है। और आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो प्रो कबड्डी से था। 12वां सीजन अभी हुआ, उसको जीत लिया किसने? दबंग दिल्ली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा कार्तिक आर्यन। अच्छा देखो, एक आप जानते हो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि भारत सरकार के द्वारा सिनेमा के लिए सर्वोच्च सम्मान है, जो भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। इस बार का मोहनलाल को दिया गया था जो साउथ के एक्टर है। जबकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है जो कि एक निजी संस्था के द्वारा दिया जाता है। उस संस्था का नाम है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फाउंडेशन। और ये इसे अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत करती है, इसके अंतर्गत 2016 से कर रही है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में हम 4 कैटेगरी पढ़ लेते हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर पूछा गया है तो ये कार्तिक आर्यन को चुना गया, उनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट फिल्म रही है स्त्री 2। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है कीर्ति सेनन को, उनकी मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान को चुना गया है चंदू चैंपियन के लिए। वैसे और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट रहती हैं, इन्हीं को याद रखना। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की बात करी, एक मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे 71st नंबर का हुआ था, उसमें अगर बात करें बेस्ट एक्टर किन्हें चुना गया, 2 जनों को चुना गया था, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को बारहवीं फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। इसके अलावा अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए 2025 वाले 97 नंबर के थे। बेस्ट मूवी एनोरा है, बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय किस देश में खोला गया है? तो अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो अभी इजिप्ट में दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ये खोला गया है। इस म्यूजियम को बनाने में 2 दशक लगे हैं यानी कि 20 साल। और लागत आई है $1 बिलियन। इसका नाम रखा है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, जो कि गीजा के महान पिरामिड के पास कायरा में स्थित है। और इसमें 1 लाख कलाकृतियां हैं। इसमें पहली बार तूतन खामुन मकबरे के सभी खजाने एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें सोने का मुखौटा हो गया, सिंहासन हो गया और रथ वगैरह शामिल हैं। तो याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय भी खोला गया इजिप्ट में। कुछ 2-4 प्रश्न में म्यूजियम से संबंधित आपको और रिवाइज कराऊं।
तो पूछे अगर कि भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया नृपेंद्र मिश्रा को। और पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, ये गुजरात के वडनगर में इसका उद्घाटन किया गया। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए आईएनएस गुलदार को डुबोया जाएगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय ये आपको मिलेगा मोतिहारी, बिहार में। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया था। और अभी आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था। अच्छा, यहाँ पे बात इजिप्ट की हो रही है, तो ये रहा मैप में इजिप्ट। कैपिटल कायरा हो गई, करेंसी है मिस्र पाउंड या इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अभी मिस्र के साथ भारत ने साइक्लोन एक्सरसाइज किया था, कहाँ पे? राजस्थान में। अभी ब्राइट एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था, बहुपक्षीय अभ्यास से बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने भी हिस्सा लिया था, इजिप्ट में हुआ था। और आपको याद होगा अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। वैसे इजिप्ट अभी ब्रिक्स में भी शामिल हुआ था पिछले साल। 4 देशों के साथ इजिप्ट भी शामिल हुआ था, जिसमें इजिप्ट था, यूएई था, इथोपिया था, ईरान था। सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था, ये तब की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 नवंबर 2025 को लॉन्च की गई रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना का बजट क्या है? आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। इस स्कीम का उद्देश्य है भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को पहली बार आयोजित हो रहे इमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव में अभी इसको लॉन्च किया है। इस कॉन्क्लेव का, इस सम्मेलन का आयोजन अभी पहली बार हुआ, वहीं पे इसको लॉन्च किया। और इस कॉन्क्लेव यानी कि इस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर चर्चा करना। बाकी इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या होगा इसमें? तो इसके तहत प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा बनाए जा रहे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट के शेयर्स के बदले भी फंडिंग की जा सकती है, जिसके तहत प्रोजेक्ट के लगभग 50% कॉस्ट को कवर किया जा सकेगा। इसके तहत एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के कंट्रोल में होगा। तो बेसिकली ये योजना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, उसको बढ़ावा देने के लिए है। तो इसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। यही इस प्रश्न का उत्तर था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान, जिसका नाम है शेवेलियर दे l'Ordre नेशनल डू मेरिट, इंग्लिश में बोल दो आप इसे नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुनील कांत मुंजाल को। तो ये कौन है? हीरो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है सुनील कांत मुंजाल, जिनको अभी फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसको कहते हैं शेवेलियर दे l'Ordre नेशनल डू मेरिट, या नाइट ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट आप इसे कह दो। और यह अवार्ड फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। क्यों दिया गया इनको? भारत फ्रांस के बीच रिलेशंस को बढ़ाने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो देखो, अभी 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया था 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार दिया गया राणा दास गुप्ता को, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? राम मोहन नायडू, जो कि हमारे एविएशन मंत्री हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये सम्मान दिया गया समर अबू एलोफ को, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन 2025 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025। हिंदी में बोल दो ग्रीन हाइड्रोजन 2025 पर यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जो अभी ये 11 और 12 नवंबर को होगा, नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन करेगा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन को तेज करने के लिए सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्रों को एक साथ लाना। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन से क्या समझते हो? देखो, आपको पता है हाइड्रोजन कैसे बनती है? मुख्य रूप से जो H2 है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन आसानी से मिल जाएगा। अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके करते हैं तो उससे जो हाइड्रोजन हमें मिलेगी इस प्रोसेस से, तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को बनाने के लिए, हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमने ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया है। इसीलिए उस निकली हुई हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, चलो हाइड्रोजन से ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले तो याद रखना, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश है। और एक बेसिक प्रश्न और बन जाएगा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप समस्थानिक होते हैं? तो 3 होते हैं। प्रोटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2, एक होता है ट्रेटियम 1H3। अब देखो, अगर पूछे राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2021। और पूछे राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, वहां पे। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया, जिसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर खोजा गया? फ्रांस के मॉसेल क्षेत्र में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये हुआ रॉटरडैम, नीदरलैंड में। और इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये लॉन्च हुआ था लेह लद्दाख में। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 ये आंध्र प्रदेश में हुआ। और भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया था? चेन्नई में। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर शुरू हुआ? गुजरात के कंडला में, जो दीनदयाल पोर्ट है वहां पे। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। और इस तरह से ये देश का दूसरा भी है। और पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया? तो आंसर होगा मालदीव। तो मालदीव ये दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू करने वाला देश बन गया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया। तो इस कानून के तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए तंबाकू उत्पाद खरीदना, उसे उपयोग करना या धूम्रपान करना अवैध होगा, भले ही वो पर्यटक ही क्यों न हो। तो ये कदम नागरिकों को सुरक्षित रखने और एक पीढ़ी को तंबाकू से मुक्त करने के लिए उठाया गया है। और ये कानून न केवल सिगरेट बल्कि चबाने वाले तंबाकू सहित सभी प्रकार के जो भी तंबाकू प्रोडक्ट्स आ गए, उत्पाद आ गए, उन सब पर लागू होगा। और इस तरह का ये डिसीजन लेने वाला, ये कानून बनाने वाला पहला देश बन गया मालदीव। वैसे मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड ने पहले ऐसा कानून पारित किया था, लेकिन बाद में उसको रद्द भी कर दिया था कुछ समय बाद। और एक बात यहाँ पे नोट डाल लेना, एक वेपिंग होता है और एक ई सिगरेट होता है, ये वहां पे सभी आयु वर्गों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे वो 2007 के बाद जन्म लिए हुए लोग हों या उससे पहले, ये सबके लिए बैन है वहां पे। अब मालदीव में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन ये 2-3 पॉइंट आप नोट करना।
अभी ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 दिया गया था भारत को, क्यों? तंबाकू छोड़ने को बढ़ावा देने के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है 31 मई को, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर भारतीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। और यह है कहां पर? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब बात मालदीव की हो रही है। मालदीव ने ये डिसीजन लिया, तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल होती है माले, करेंसी मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। एक्यूवेरिन और एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। अभी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाई गई थी कटरीना कैफ। और हाँ, 8 डिग्री चैनल याद होगा, ये मालदीव और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है उसको अलग करता है। ये पॉइंट भी नोट करना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है मिलान, इसका आयोजन अभी होगा, कहां पर होगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। मिलान एक्सरसाइज यानी कि मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज अभी 19 से लेके 26 फरवरी तक होगा, मतलब अगले साल फरवरी के महीने में होगा। ये 13वां एडिशन है ये इसका। कहां पर? विशाखापत्तनम में। तो एक तरह का ये इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा। कई सारे देश इसमें हिस्सा लेंगे। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य देशों के बीच कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन को बढ़ावा देना। इसमें अमेरिका होगा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ टोटल 55 देशों की नेवी इसमें हिस्सा लेगी। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में होता है। लास्ट एडिशन इसका 2024 में हुआ था, फरवरी में, वो भी विशाखापत्तनम में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में। ठीक है। तो मिलान एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारतीय नौसेना इसका आयोजन करेगी। आप मुझे बताओ हमारे नेवल चीफ कौन है? नौसेना प्रमुख का नाम आपको बताना है। नौसेना दिवस तो आप सभी जानते हो 4 दिसंबर को होता है। चलो कुछ एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज, ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ था, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डेस्टलिक एक्सरसाइज भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। यूएई ने आयोजन किया था, यूएई में। तालिस्मान साब्रे अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने आयोजित किया था, इसके ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। एक था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, एक तरह का नेवल अभ्यास है। ये भारत मालदीव के बीच में हुआ, अभी मालदीव में ही। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, ये मंगोलिया ने इसका आयोजन किया था, इसकी कैपिटल उलन बटोर में, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया। और मंगोलिया और भारत ने अलग से भी एक एक्सरसाइज किया था, नोमैडिक एलिफेंट, उलन बटोर मंगोलिया में ही। टाइगर क्लो अभ्यास पहली बार हुआ था, ये एयर एक्सरसाइज है, भारत और अमेरिका के बीच में, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, फ्रांस में ही। ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। तो हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों में सुनामी के संभावित खतरों और उसके बचाव और तैयारी के उपाय के प्रति जागरूकता फैलाना। थीम याद रखो, थीम क्या है? बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। और वैसे आपको पता है अभी तक नवंबर में हम 2 दिवस मना चुके हैं। एक तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया था, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, और ये 5 नवंबर को हो गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तीनों दिवस ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रक्षा लेखा के नए महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विश्वजीत सहाय को। तो विश्वजीत सहाय को नया कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? राजकुमार अरोड़ा का स्थान लिया। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये आप कह सकते हो कौन होते हैं? डिफेंस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं, मतलब डिफेंस के अकाउंटिंग से संबंधित जो भी काम होगा वो ये देखेंगे। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कुछ अपॉइंटमेंट्स हम देखते हैं। तो अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव बने थे अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने अजय भूषण पांडे। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के CEO अजय भादु। एयरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, लगातार तीसरी बार।
विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष बने खुनयिंग पटामा, थाईलैंड से हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बने आलोक जोशी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी दिव्या शर्मा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बने अमितेश कुमार सिन्हा। और प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया संजय जायसवाल को। तो ये अपॉइंटमेंट्स भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया? चीन ने। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक है 86। तंजानिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया सामिया सुलूहू हसन ने। लेखक रामदरस मिश्र का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? 2025। पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आमिर खान को। तीनों सेनाओं के द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहां पर आयोजित होगा? अरुणाचल प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ यानी कि गंदा शहर बताया गया मदुरै तमिलनाडु को। और 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? आयुष्मान भारत। उसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए संजय गर्ग। और आखिरी प्रश्न था 17वां गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ओपेल सुचाता ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।